हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 25 हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ के ऊपर। ये क्वेश्चन पहले भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन भी करेंगे। कुछ टाइम भी आपको दिया जाएगा, उतने देर में आप क्वेश्चन लगा लेना। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो भारत पे आक्रमण किया गया है पहला मुसलमान के जरिए 8वीं शताब्दी में, यानी मोहम्मद बिन कासिम इसका आंसर होगा। 8वीं शताब्दी में यानी 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम होते हैं। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में राजा दाहिर के विरुद्ध आक्रमण किया था और ये युद्ध जो था, ये युद्ध राबौर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये 2-3 पॉइंट जो हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सोमनाथ मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद गजनवी। अगर मोहम्मद गजनवी का बात करें तो मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में ये ध्वस्त किया था। लेकिन भारत पर मोहम्मद गजनवी ने कुल 17 बार आक्रमण किए थे, जिसका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था। और इस समय राजा कौन थे? तो इस समय राजा थे जयपाल। एक्चुअल में होता क्या है कि इन्होंने जयपाल को 2 बार पराजित कर दिया। जयपाल इतने परेशान हो गए कि इन्होंने आत्मदाह कर लिया, यानी अपने आप को आगे के हवाले कर दिया। तो याद रखिएगा मोहम्मद गजनवी के बारे में। इसके बाद ही आते हैं मोहम्मद गोरी और दिल्ली साम्राज्य का नींव पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बात करते हैं ना, एग्ज़ाम में आते हैं। हर्षवर्धन के बारे में बात करें तो हर्षवर्धन गद्दी पर बैठेंगे 606 से लेके 647 एडी तक। हर्षवर्धन के बारे में बात करें तो इनकी फैमिली में एक भाई थे यानी राजवर्धन, इनके पिताजी थे प्रभाकर वर्धन और इनकी एक बहन थी राजश्री। इनकी बहन की शादी हो जाती है कहाँ? कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन के साथ। ग्रहवर्मन की हत्या कर देंगे कौन? तो पश्चिम बंगाल के शासक शशांक। हाँ, वही शशांक जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। इसके समय में आने वाले व्यक्ति हैं हुएन सांग। हुएन सांग कभी कभी ये भी पूछ देगा आपसे कि हुएन सांग कौन सी शताब्दी में भारत आए थे? तो 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। और इनके आने का मुख्य कारण क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के शिक्षा दीक्षा के लिए ये आए थे बिहार। ठीक है। इसके अलावा हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी, हर्ष चरित्र को लिखा है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? ऑप्शन अच्छे से देखिए, आराम से आंसर लगाइए, एक्यूरेसी मेंटेन कीजिएगा। अच्छा, लाइक किए हैं कि नहीं ये भी देख लीजिए। इनका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में ये है कि ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो यूपी की बनी थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करें तो मगध साम्राज्य का अंत करके मौर्य साम्राज्य का नींव डाला गया था। किसके जरिए? चंद्रगुप्त मौर्य के जरिए। और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाले थे चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी में गद्दी संभालते और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। मौर्य के बारे में फैक्ट ये भी मिलता है कि पटना से मौर्य का राज प्रसाद मिला है 84 खंभों वाला, जिसका छत और फर्श लकड़ी का बना था, जबकि जो खंभा है 84 खंभा वो एक आसमत पत्थर का बना हुआ है। और इसके बारे में मेंस में बीपीएससी क्वेश्चन पूछता भी है। नेक्स्ट, राजतरंगिणी में जिस राज्य का वर्णन किया गया है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है पहले ये बता दीजिए। तो राजतरंगिणी के लेखक हमारे हैं कलहन साहब। और कलहन ने राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर के बारे में, इसकी सुंदरता के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से व्याख्या किया है। आई होप कि आपका सारा आंसर सही जा रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुगल वंश की स्थापना भारत में किस युद्ध के बाद हुआ था?
मुगल वंश के बारे में जानते होंगे, ये भी मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन है। मुगल वंश की स्थापना हुआ था कब? तो 1526 ईस्वी में जब पानीपत का युद्ध हुआ था, उसी के बाद ना पानीपत का 3 युद्ध हो चुका है, एक 1526 में, एक 1556 में और एक 1761 में। ये 3 युद्ध हुआ था। इस युद्ध में किसके साथ युद्ध हुआ था? तो एक तो हमारे बाबर साहब थे और एक हमारे कौन थे? इब्राहिम लोदी। और दिल्ली वंश का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी हुआ जो रणभूमि में मारा गया। बाबर के बारे में बात करें तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 एडी में हुआ था। 14 फरवरी तो आप लोग वैसे भी नहीं भूलने वाले। अगर बात करें खानवा का 27 में हुआ है, चंदेरी का 28 में हुआ है और घाघरा का 29 में हुआ है। एक छोटा सा ट्रिक भी होता है ना, पान खा के चले घर ना, 26, 27, 28, 29। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ है 1666 एडी में हुआ है, ईस्वी में। कहाँ हुआ है? तो पटना में हुआ है। और गुरु गोविंद सिंह जो हैं वो 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद दोही खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10वां। सिख धर्म के बारे में हम अच्छे से बात कर लेंगे। सिख धर्म से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। लंगर व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था? है ना। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु ग्रंथ साहब की रचना किसने किया था? ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे सिख धर्म के ऊपर। कनिष्क राजा थे। कनिष्क किस वंश के राजा थे ये आपको बताना है। तो कनिष्क के बारे में पहले हम कुछ बात कर लेते, जब तक आप आंसर लगा लेना। कनिष्क का राज्यरोहण 78 एडी में हुआ था और इसी समय इसने एक संवत चलाया था जिसे कहते हैं शक संवत। और शक संवत का उपयोग भारत सरकार के द्वारा वर्तमान में कैलेंडर के रूप में किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा कनिष्क के शासनकाल में ही दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कहाँ? पाटलिपुत्र में। ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा, अगर दूसरी बौद्ध संगति आ ही गया है तो दूसरी बौद्ध संगति कब हुआ है? तो कब हुआ ये मैं बता दे रहा हूँ। अब कनिष्क के शासनकाल में दूसरी नहीं बल्कि चौथी बौद्ध संगति का आयोजन होगा। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति। कालाशोक के शासनकाल में ना दूसरी बौद्ध संगति होती है, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति होती है। लगभग पहली एडी में, यानी इसी समय होगा। फर्स्ट एडी में हमारा होता है चौथी बौद्ध संगति का आयोजन। तो चौथी बौद्ध संगति के आयोजन जब हुआ था उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कनिष्क के बारे में बात किया जाए तो ये कुषाण वंश के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा छोटी छोटी बातें ऊपर नीचे हो जाती है, माइंड नहीं करने का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। इंडस सिविलाइजेशन आप अच्छे से पढ़े होंगे, यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अगर बात करें तो सर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी, जॉन मार्शल के निर्देश पर, है ना। हड़प्पा की खोज हुआ, उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुआ। कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली है इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति के बारे में बात किया जाए तो पशुपति अध शिव के रूप थे। पहली बात तो ये, अध शिव के रूप थे। पशुपति नाथ की मूर्ति के आसपास कुछ जानवर हैं। जानवर में कौन कौन है? गेंडा है, अच्छे से याद रखिएगा, गेंडा, हाथी, हिरन, इसके बाद हो जाएगा बाघ, और इसके बाद हो जाएगा हाथी, गेंडा, हिरन, बाघ और बैल। बैल को ही भैंस कहते हैं। ठीक है, कुबड़ वाला भैंस। ये 5। हिरन 2 थे, वो भी पैरों के पास। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है ये आप आंसर हमें कमेंट में करना। नेक्स्ट, अशोक महान का राज्यारोहण कब हुआ था? अब अशोक के बारे में ढेर सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक का राज्यारोहण कब हुआ था? अशोक गद्दी पर कब बैठा था? अशोक कलिंग युद्ध कब किया था? कलिंग युद्ध की जानकारी किस शिलालेख में है? अशोक के कितने शिलालेख थे? तो हमारा मौर्य डायनेस्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये दूसरा क्वेश्चन है मौर्य डायनेस्टी से। अशोक का अगर राज्यारोहण की बात करें तो राज्यारोहण हुआ था कब? 269 BC में। लेकिन ये गद्दी पर कब बैठे थे? ये गद्दी पर बैठे थे 273 BC में। ये गद्दी पर बैठे थे और गद्दी पर बैठने के 4 साल के बाद इनका राज्यारोहण हुआ। ऐसा क्यों? तो बौद्ध धर्म ऐसा कहता है कि ये अपने भाइयों की हत्या कर रहे थे,
99 भाइयों की हत्या करके ये मौर्य वंश की गद्दी पर बैठे थे। इसके अलावा गद्दी पे बैठने के या राज्यरोहण के 8वें वर्ष बाद ये कलिंग युद्ध लड़ते हैं, यानी 261 BC में कलिंग युद्ध होता है। और कलिंग युद्ध में इतना रक्तपात होता है कि अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और ये भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष अपना लेते हैं, यानी आजीवन कभी हम युद्ध नहीं करेंगे। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? लिच्छवी एक गणतंत्र राज्य था जो बिहार के क्षेत्र में पड़ता है। बिहार में 3 महाजनपद था, एक हमारा वज्जी, दूसरा मगध और तीसरा अंग। ये जो लिच्छवी है वो वज्जी के क्षेत्र में आता था और लिच्छवी की राजधानी थी हमारी वैशाली। अगर आपको याद होगा तो आप ये बता दीजिए कि वैशाली में कौन से बौद्ध धर्म की संगति हुई थी। नेक्स्ट, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? तो अभी हम कुछ दिन पहले हम लोगों ने जिक्र किया था पानीपत की दूसरी लड़ाई। दूसरी लड़ाई कब हुआ, इससे पहले जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था। तो एक शासक हमारे हैं अकबर नहीं लड़े थे, अकबर के संरक्षक थे जिसका नाम था बैरम खां, और एक थे हमारे हेमू, आदिल शाह सुर का सेनापति हेमू, और बैरम खां अकबर का संरक्षक। हेमू जो है हमारा 14वां विक्रमादित्य है, ये बात याद रखिएगा। विक्रमादित्य के बारे में बात कहाँ से आती है? तो इतिहास में, प्राचीन इतिहास में ऐसा 54 ईस्वी, 54 आपने 57 AD के बारे में, BC के बारे में बात करते हैं। 57 BC में एक शासक था उज्जैन का, उसने शकों को पराजित कर दिया था और इसी के उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य हुए, 14 में से ये अंतिम विक्रमादित्य थे। सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। हेमू और बैरम खां के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है जिसमें हेमू पराजित होता है और बैरम खां जीत जाता है। हेमू गलती से हार जाता है। हेमू अपने जीवन में कभी भी युद्ध नहीं हारा था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1556। जबकि 1761 में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ है और 1526 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ है। और 1764 ईस्वी में अगर याद होगा तो आप हमें कमेंट में बताना कि 1764 ईस्वी में क्या हुआ है। यहाँ भी एक युद्ध हुआ है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो आपको ये पता होगा, बाबरनामा, बाबर ने लिखा था। अच्छा, बाबरनामा किस भाषा में था जी? ज़रा कमेंट करके बताना। तो हुमायूंनामा के बारे में बात करें तो गुलबदन बेगम अकबर के कहने पे हुमायूंनामा लिखे थे और हुमायूंनामा जो हमारी थी वो फ़ारसी भाषा में थी। यानी मुग़ल वंश की जितनी भी थी हुमायूंनामा, उसके बाद हमारा तुजुक-ए-बाबरी जो बाबरनामा था वो तुर्की भाषा में था, जबकि हुमायूंनामा हमारा फ़ारसी भाषा में था। अकबरनामा भी है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था अकबरनामा। नेक्स्ट, शेर खां ने शेर शाह की उपाधि कब धारण की? तो पहले तो एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि शेर खां के बचपन का नाम क्या था? हाँ, बिल्कुल सही, शेर खान के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। शेर खान के जन्म को लेकर काफ़ी कंट्राडिक्शन है कि एक्चुअल में शेर खान का जन्म कब हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है शेर खां का जन्म 1472 में हुआ है, कुछ लोगों का कहना है शेर खां का जन्म 1486 में हुआ है। एग्जैक्ट डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन शेर खां का बचपन का नाम फरीद था। शेर को एक ही तलवार में शेर को मार दिया था, इसलिए बिहार का शासक बहार खां लोहानी ने इस फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। लेकिन शेर शाह की उपाधि इसने कब लिया था? हाँ, बिल्कुल सही, चौसा के युद्ध में जब इसने हुमायूं को पराजित किया था उस समय इसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आई होप कि आपका सारा क्वेश्चन सही जा रहा हो। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभानाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इतिहास में बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कुल हुए थे। 24 में से सबसे प्रसिद्ध जो हुए वो महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी की मृत्यु यहीं पास में पावापुरी में हुआ है ना। मल्ल के शासक सुसुप्तपाल के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पे पूछ रहा है किसके बारे में? संभानाथ के बारे में। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? संभानाथ। अब संभानाथ का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? तो इनका प्रतीक चिन्ह था हमारा घोड़ा, पर सबका प्रतीक चिन्ह अपना अपना था, ठीक है। जैसे महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। उसके पीछे जो चलते हैं पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप। उसी तरीके से तीसरा प्रतीक चिन्ह पूछ रहा है तो उनका आंसर हो जाएगा घोड़ा। नेक्स्ट, और घोड़े से अगर याद होगा तो महात्मा बुद्ध के गृह त्यागने की घटना
को ही हम महाविनिष्क्रमण कहते हैं और उसे घोड़े के प्रतीक चिन्ह से दर्शाया गया है, क्योंकि महात्मा बुद्ध उस समय अपने घोड़े कंथक और अपने सारथी चन्ना के साथ गृह त्याग कर दिए थे, है ना, रात्रि में। नेक्स्ट, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इंडिया वर्तमान में कुछ दिन पहले चर्चा में था ये शब्द कि ये अंग्रेज़ों ने दिया है। भाई ये अंग्रेज़ों ने नहीं दिया, ये भारत में इतिहास के पिता जिसे कहते हो ना, हेरोडोटस, इन्होंने इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। जबकि जब यूनानी आए थे, यूनानियों ने इंडस नदी यानी सिंधु नदी को इंडस कहते थे और उसी इंडस से निकल कर आया था इंडिया नामक शब्द। तो ये कोई ब्रिटिश के द्वारा दिया गया शब्द नहीं था। हेरोडोटस का बात करें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम आप हमें कमेंट में करना। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसे थी? हम आ गए वेद में। वेद के बारे में अगर बात किया जाए तो वेद कब से कब तक था? तो 1500 से लेके 600 BC तक वेद था, है ना, जिसमें उत्तर वैदिक काल थे और पूर्व वैदिक काल थे। वैदिक काल के बारे में बात किया जाए तो लोकप्रिय शासन व्यवस्था थी गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक नहीं होगा, प्रजातंत्रात्मक होगा। प्रजातंत्रात्मक कहने का मतलब ये कि वैदिक काल में जो राजा होते थे उसके उत्तराधिकारी उनके पुत्र ही होते थे, लेकिन ये उत्तराधिकारी उनका पुत्र होगा, वो योग्य होगा कि नहीं होगा, ये निर्धारित करती थी जनता। जनता यानी राजा में ये डर था कि जनता अगर चाहे तो राजा को उसके पद से हटा भी सकता था। तो ये हमारा कैसा तंत्र था? जनतंत्र था। नेक्स्ट, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, निम्न में से कौन बुद्ध के समकालीन थे? बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन आ गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक एक के ऊपर चर्चा करते हैं। अजातशत्रु के बारे में बात करें तो ये किस वंश का है? हर्यक वंश का है, बिल्कुल सही। हर्यक वंश में किसका पुत्र है? तो पुत्र का बात करें तो ये बिंबिसार का पुत्र है। बिंबिसार के बारे में अगर बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अजातशत्रु को कूनी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी, बिंबिसार की। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, ठीक है, राजगिरी में, है ना। विपुलाचल, वो कौन सी पहाड़ी थी? गृद्धकुट पर्वत पे हुआ था ये प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन, ठीक है। बिंदुसार के बारे में बात करें तो ये मौर्य साम्राज्य का शासक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार, है ना। इसके अलावा प्रसेनजीत के बारे में बात करें तो प्रसेनजीत कौन है? महाकोसला, है ना, कौशल महाजनपद का राजा है ये प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकोसला का विवाह कर दिया था, किससे? अजातशत्रु के पिता बिंबिसार से, जिससे बिंबिसार को क्या मिला था? काशी मिला था दहेज में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 3, यानी अजातशत्रु के समय और प्रसेनजीत बिंबिसार के समय थे। अजातशत्रु के गद्दी पे बैठने के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है और अजातशत्रु के मामा लगते हैं प्रसेनजीत, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? महाबलीपुरम की स्थापना के पहले ये जान लेते हैं कि महाबलीपुरम है क्या। तो महाबलीपुरम एक मंदिर है जो वर्तमान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महाबलीपुरम राज्य की मंदिर की स्थापना राजा नरसिंहदेव प्रथम ने किया था और ये कौन से थे? तो ये पल्लव थे, तो याद रखिएगा पल्लव, ठीक है। नेक्स्ट, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच में है? तो इतिहास में सबसे प्रचलित है एक तक्षशिला, एक नालंदा, एक उदंतपुरी और एक हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगर इन चारों विश्वविद्यालय की बात करें तो सबसे पुराना हमारा होता है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही कौन पढ़ाई किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। प्रसेनजीत के बारे में बात कर रहे थे, वो भी तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही स्नातक किए हुए थे। तो अगर बात करें तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच थी, तो एक नदी था हमारा सिंधु और दूसरा नदी था हमारा झेलम, क्योंकि तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में सिंधु नदी गुजरती है और झेलम नदी भी गुजरती है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? यानी वो कौन सा ऐसा शासक था जो दिल्ली साम्राज्य को उत्कर्ष पे लाकर खड़ा कर दिया? तो ये सारे जो शासक दिख रहे हैं वो दिल्ली सल्तनत के हैं, आपको आंसर सेलेक्ट करना है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें तो ये 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक गुलाम वंश का संस्थापक भी है और गुलाम वंश की गद्दी पर ये बैठता भी है, ठीक है। घोड़े के गिरने से चौगना खेल रहा था।
उसी खेलते, चौगना मतलब घोड़े पे बैठकर एक हॉकी जैसा स्टिक होता है उससे मारा जाता है बॉल को, उसी से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये अपने पुत्र आराम शाह को गद्दी दे दिया था, लेकिन आराम शाह अयोग्य था। 8 महीने तक वो गद्दी पर रहा और इल्तुतमिश क्या किया, इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या करके दिल्ली साम्राज्य को हड़प लिया। इसके अलावा इल्तुतमिश के बारे में बात करें तो अभी बात किया, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश के बाद रज़िया सुल्तान गद्दी पर बैठती है। कुतुब मीनार के निर्माण का नींव रखा था ये और पूरा करवाने वाला था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का गुट बनवाया था जिसे चहलगानी प्रथा कहते हैं, और इसी चहलगानी प्रथा का एक व्यक्ति था गयासुद्दीन बलबन। बलबन ही वो व्यक्ति है जिसके समय में दिल्ली अपने चरम पे था। बलबन ने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। इसके अलावा बलबन चहलगानी प्रथा को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। थोड़ा गला खराब है, होली का ऐसा माहौल रहा ना, हो ही जाता है। नेक्स्ट, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? अब सोने के सिक्के से 2-4 क्वेश्चन आते हैं, अच्छे सुन लो पहले आप। पहला, सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? सोने के शुद्ध सिक्के किसने चलाए? और सोने के भारी मात्रा में सिक्के किसने चलाए? प्राचीन इतिहास में सोने के सिक्के को किस किस नाम से जाना जाता था? जैसे कारसापन भी कहते थे, दीनार भी कहते थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? हिंदू यूनानियों ने। दूसरा क्वेश्चन, सोने के सिक्के भारी मात्रा में किसने जारी किए थे? तो भारी मात्रा में जारी किया था गुप्त शासक। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए रहेंगे कुषाण वंश के शासक। कुषाणों की सोने के सिक्के की शुद्धता सबसे ज़्यादा थी। और अगर सोना का बात करें तो सोना कैसे मापा जाता है? 24 कैरेट में नापा जाता है। 24 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड। ठीक है, आपको तो ये पता ही होगा। 24 कैरेट गोल्ड इतनी मुलायम होती है कि आप इसे आभूषण नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। चीनी यात्री मुख्य रूप से भारत आए थे क्यों? सब लोग जानते हैं, आप ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही है। चीनी यात्रियों का भारत में आने का मुख्य कारण था बौद्ध मत से लगाव। बौद्ध मत का प्रचार प्रसार अशोक भी किए थे, श्रीलंका की तरफ भेजे थे अपनी पुत्री को, संघमित्रा को, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो लिपि के बारे में बात करें और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो लिपि अज्ञात थी। कभी कभी आपको अज्ञात दे दिया जाएगा और कभी कभी आपको इसके जगह पे भाव चित्रात्मक दे दिया जाएगा। तो इसके बारे में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना है। अगर ये रहे तो ये आंसर मार देना है, अगर ये रहे तो ये। हाँ, दोनों नहीं रहने वाला। अब ये क्वेश्चन मत करो कि दोनों रहेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाकर वीडियो देख लीजिए। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगले बार फिर मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।